मित्रों, नमस्कार। आज की वार्ता में आप सभी का स्वागत है। 28 मई 2023 दिन रविवार, मतलब इसी दिन हमको हमारी नई संसद मिल जाएगी जो पूर्णतया भारतीय संसद है। मतलब उसके वास्तुकार, निर्माणकर्ता, सरकार सब कुछ भारतीय है। पूरी तरह से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मतलब हमारे भारत के गौरव का प्रतीक है जो पूरी तरह से स्वदेशी है। और इस स्वदेशी संसद भवन के लिए हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि 2026 में लोकसभा, राज्यसभा और बाकी विधानसभाओं में सीटों का परिसीमन होना है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी की सीटें बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगी। और ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा में खास तौर पर बैठने की अच्छी व्यवस्था चाहिए। और पूरी तकनीक बदल चुकी है और हमारा संसद भवन 100 साल पुराना है। उस समय के तकनीक और साधनों के हिसाब से इसका निर्माण किया गया था और तत्कालीन समय के हिसाब से एक बेहतरीन निर्माण था। और अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकता, समझ और जिस तरह के सांस्कृतिक प्रतीकों को दिखाना, समझाना चाहते थे, उस हिसाब से उन्होंने संसद का निर्माण किया था। कोई हर्ज नहीं है, उनकी सत्ता थी, हम गुलाम थे, हमारी कोई मर्जी हो भी नहीं सकती थी क्योंकि वो ब्रिटिश राज था। तो ऐसे में जो संसद या जो भी निर्माण थे वो ब्रिटिश सत्ता को ही दिखाने और बताने के लिए बनाए जाते थे। चाहे एजुकेशन सिस्टम हो या कुछ भी हो, उसमें जो महिमा मंडन किया जाता था वो ब्रिटिशर्स का ही किया जाता था। भारतीय परंपराओं, जिसमें सभ्यता, संस्कृति और जो हमारे मूल्य थे उनको उस तरीके से नहीं बताया जाता था या नहीं लिखा गया। अब सोचिए, सैकड़ों साल का शासन और एक ऐसी लोग जो यूरोप से आए हैं और यहाँ भारत पर, भारतीयों पर शासन करना है, तो वह किस तरह की शासन व्यवस्था और कैसे स्थापित करेंगे, उसमें शिक्षा का किस तरह से योगदान रहेगा। तो वो अपनी कहानियाँ आप पर थोपेंगे और अपने तरीके से बातों को कहेंगे, आपको पिछड़ा और बाकी चीज़ों में निम्नतर बताने के लिए तमाम तरह के नैरेटिव गढ़ते हैं ऐसे लोग। और उन्होंने गढ़ा, और पूरी दुनिया में जो शासक वर्ग रहता है, जिसको अगर वह शासन कर रहा होता है, उसको नीचा दिखाने के लिए नैरेटिव का निर्माण करता है। और अंग्रेजों ने भी किया। हमारे साहित्य को, हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारी परंपराओं को उन्होंने नीचा दिखाने के सारे जतन किए। उसी तरीके से उसकी व्याख्याएं की, उसको तोड़ा मरोड़ा, उसको लिखा। और हमारी कमी ये है कि हमने आज़ादी के बाद हमने अपने को पहचानने, अपने को साबित करने, और इसके लिए हमको खुद को लिखना पड़ेगा, व्यक्त करना पड़ेगा। कला, साहित्य, सिनेमा, इसके माध्यम से खुद को हमें व्यक्त करना होता है। उसमें हम कहीं कमज़ोर रहे या उस तरीके से खुद को व्यक्त नहीं कर पाए, और समझौतावादी होने की वजह से आज हमें बहुत सारे उसके नुकसान भुगतने पड़ रहे हैं। क्योंकि राष्ट्र बिना धर्म, सभ्यता और संस्कृति के नहीं हो सकता है। आप दुनिया के चाहे जिस देश और समाज का उदाहरण देख लीजिए, उसमें धर्म आता ही आता है। अमेरिका को देखिए, वहाँ का राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो अपने परिवार की या फिर किसी परंपरा से जुड़ी बाइबिल पर हाथ रखकर ही शपथ लेता है। कितने भी आधुनिक हो जाएं, चर्च जाना अभी तक यूरोप और अमेरिका के लोगों ने नहीं छोड़ा है। तो फिर सोचिए, हमारे आधुनिक होने की शर्त भला यह कैसे हो सकती है कि हम अपने जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको छोड़ दें। तो हमें भी नहीं छोड़ना है। अब देखिए, जो हमने राष्ट्रीय प्रतीकों को माना है, बचाया है, गढ़ा है, स्थापित किया, वह कहाँ से आए हैं। अब सिंह स्तंभ को देखिए, मौर्य साम्राज्य, मगध, बिहार से लिया गया है।
चक्र भी वहीं से आया है। यह कहाँ से है और किस धर्म से जुड़ा हुआ है। और हमारे तमाम जो संस्थाएं हैं जैसे सत्यमेव जयते, इस तरह के जो वाक्य हैं वो संस्कृत से के जो उद्धरण है वो संस्कृत के ही हैं, और ये आमतौर पर उपनिषद और वेदों से लिए गए हैं। तो फिर बताइए, धर्म का विरोध आप भला कहाँ और कैसे कर सकते हैं, या फिर धार्मिक मान्यताओं से आप कैसे बच सकते हैं। हमारी जो संविधान की किताब है, तो हमारा जो संविधान है उस पर धार्मिक चिन्ह अंकित हैं। राम दरबार उस पर बना हुआ है, नंदी की उस पर जो है चित्र अंकित किया गया है, बुद्ध के चित्र अंकित हैं। तो मतलब वहां भी धार्मिक प्रतीकों को पर्याप्त जगह दिया गया है। ऐसे में जो हमारी नई संसद है उसमें भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको पर्याप्त जगह दिया गया है। तमाम उसको चाहे आर्ट फॉर्म आप मान लीजिए, या फिर जब और आप बात करेंगे तो उसमें धार्मिक शब्दावली भी आएगी, वह किसी न किसी धार्मिक परंपरा से जुड़े होंगे। अब सिंगोल को ही लीजिए, वह भी चोल साम्राज्य की एक परंपरा से जुड़ा हुआ है। और आप इसे अब हिंदू भी आपको मानना ही पड़ेगा, सनातनी परंपरा भी मानना पड़ेगा। आप नहीं मानिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय परंपरा है जिसमें इस तरह की बातें हुआ करती थी। अगर हम उनको अपनी आज की व्यवस्था में प्रतीकात्मक रूप में स्थापित करते हैं तो इसमें हर्ज क्या है, और उसे मानने जानने देखने में कोई बुराई भी तो नहीं है, क्योंकि हम तमाम मान्यताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। तो अगर हम बताए, अच्छा सिंगोल शब्द से हम खुद परिचित नहीं थे और इंटरनेट पर यह सर्वाधिक सर्च होने वाला शब्द बन गया, जैसे ही गृह मंत्री ने इसकी चर्चा की और फिर और कहानियां आगे बढ़ी। द इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी भी आई, बाकी लोगों ने भी बताई, जो मठ की परंपराएं थी उन्होंने भी इसका उल्लेख किया कि किस तरीके से 14 अगस्त 1947 को पूरे धार्मिक रिवाज से भी कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। यह इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहा है। और बाकायदा प्रधानमंत्री ने पीताम्बर धारण किया था और तमिलनाडु के मठ से आए लोगों ने मंत्रोच्चारण के बीच उन्हें इसे सौंपा था, राजदंड को। सिंगोल वही है, सिंगोल शंख शब्द से बना है ना, इसको शंख के रूप में भी समझा जाता है, जो सनातन की पवित्र मान्यताओं में आता है। अब आप क्या सोचते हैं आप जानिए, लेकिन सिर्फ इसे एक धार्मिक रिवाज मान लेना सही नहीं होगा। अपने सांस्कृतिक मूल्य और पहचान के तौर पर जब हम इसे देखेंगे तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम सबको यही करने की आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री मोदी पर आते हैं। एक ऐसा आदमी जो किसी काम को करने की ठान लेता है और उसे अंत तक पहुंचाता है, वह हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं। अभी एक मैंने छोटा सा शॉर्ट बनाया था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री के जो निंदक हैं, मोदी हेटर्स हैं, वो हर बात में कैसे प्रधानमंत्री जी की निंदा करते हैं। मतलब कोई भी काम करें उसमें उनकी बुराई ही उन्हें देखनी है और कमी ही निकालना है। अच्छा है, वो सबसे अच्छे प्रचारक हैं, क्योंकि मीडिया में प्रधानमंत्री जी की सबसे ज़्यादा चर्चा यही लोग करते हैं। उनके कितने नाम हैं, कौन लोग हैं, सब लोग जानते हैं। आप भी देख सकते हैं और उनकी चर्चाएं सुन सकते हैं। तो सोचिए, देश को जो समझौतावादी नज़रिए से हम बर्बाद कर रहे थे, उससे बाहर निकालने के लिए इस तरह के नेतृत्व की कितनी बड़ी आवश्यकता थी। आर्टिकल 370 खत्म किया गया, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी कॉरिडोर का भव्य रूप देखने को मिल रहा है, महाकाल कॉरिडोर, सोमनाथ मंदिर, ये सांस्कृतिक जागरण भी साथ में हो रहा है। तो बाकी लोगों को इस बात से डर लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री जिसने संसद के निर्माण की शुरुआत की और उसका उद्घाटन भी वही कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। भला यह बात कितने लोगों को पच सकती है, तो लोगों को नहीं पच रही है। वो भी पूरे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के साथ निर्माण किया गया है, जिसका लोकसभा का थीम मयूर है और राज्यसभा का कमल है।
यह भी सांस्कृतिक जागरण ही है। अब कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को खराब लगेगा और कुछ लोगों की बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, मगर सत्य तो यही है कि अब हमारी नई संसद बन चुकी है और उसका पूरा धार्मिक रीति रिवाज से रविवार के दिन सुबह 7:30 बजे से उद्घाटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 12 बजे से सरकारी कार्यक्रम जैसे होते हैं, राष्ट्रगान और बाकी चीजें होंगी। मतलब कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। अब 2024 में चुनाव भी है, सारे दल प्रधानमंत्री जी को घेरने में लग गए हैं। ठीक है, सबका अपना राजनीतिक अस्तित्व है और उसे बचाए रखने के लिए भी यह जरूरी है कि वह सत्ता में किसी तरह से आए और इसके लिए तमाम चीजें चल रही हैं। और भाजपा की वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार बल्कि उसको लोग मोदी सरकार बोलते हैं, उसकी ढेर सारी आलोचनाएं की जा रही हैं, वो भी होनी चाहिए। इस आलोचना में जब बेरोजगारी, महंगाई इसका जिक्र किया जाता है तब यह नहीं बताया जाता है कोविड इसी सरकार में किस तरह आफत बन के आया था, उसके बाद यूक्रेन वार किस तरीके से हमारे सामने है, उसे निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं है और यह संकट किस तरीके से पूरी दुनिया पर छाया रहा, यह किसी से कहने की बात नहीं है। इसके बाद भी हमारा वित्तीय प्रबंधन लाजवाब रहा है। महंगाई और बेरोजगारी ये तो शाश्वत समस्याएं हैं। दुनिया का कोई भी देश हो, किसी भी स्थिति में हो, वह इससे पार नहीं पा सकता है। हम जब से आज़ाद हुए हैं या उससे पहले भी महंगाई और बेरोजगारी निरंतर बने हुए थे और उससे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ ही रहा था। तो इसके भला कौन बच सकता है और इसके लिए हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं और आंकड़ों के आधार पर हम बेहतर स्थिति में हैं और दुनिया में हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वह भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, कुछ और बुरा होगा और अच्छा होगा तो हम सब मिलकर उसको और बेहतर करेंगे, लेकिन इसके लिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है और हमारे प्रधानमंत्री जी उसी सकारात्मक सोच को बनाए रखने में कामयाब हुए हैं। इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप लाख आलोचना करते रहिए, लाख बुराई करते रहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने काम में पूरे तनमन के साथ लगे हुए हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और हमारी नई संसद इसी बात का प्रतीक है। जब सारे लोग हार मान चुके थे और कोविड जैसी स्थिति में भी वह हार नहीं माने, अपने कोविड प्रबंधन की बात हो, वित्तीय कौशल की बात हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो, उन्होंने बेहतरीन तरीके से काम किया, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है और इस बात की हमें उनकी सराहना करनी होगी या फिर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन काम किया है। पूरे धैर्य के साथ और मनोयोग के साथ उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन वाले काम कर दिखाए हैं, जिसका असर अभी भी दिखना शुरू हो गया है और कुछ चीजों के परिणाम कुछ सालों बाद दिखाई देने लगेंगे। आप किसी यूट्यूबर्स या किसी और के कहने पर मत जाइए, आप अपने आसपास के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे की तरफ जाइए और देखिए क्या वास्तव में वहाँ कोई बदलाव हुआ है। ट्रेनें कैसी चल रही हैं, बसें कैसी चल रही हैं, अब कनेक्टिविटी कैसी है, सड़कों की हालत कैसी है, रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी किस तरह की है, क्या इसमें बदलाव हुआ है, सुविधाएं बेहतर हुई हैं कि नहीं। और आइए इंटरनेट पर बात करते हैं, तो वह किस तरह की हुई है। 2014 के बाद जितना हम डेटा यूज कर रहे हैं या जिस तरह की हमारे पास कनेक्टिविटी अवेलेबल हुई है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं तो अपने शहर की अगर बात बताऊं तो अब जनरेटर की आवाज नहीं सुनाई देती है और सब जगह सबके घरों में एलईडी बल्ब जलने लगे हैं। सामान्य बल्ब, सीएफएल ये पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तो ये बदलाव नहीं तो और क्या है। इन चीजों को सही अर्थ में और सही ढंग से देखने की जरूरत है। ई रिक्शा एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब सोचिए, पी रिक्शा मतलब जो पैडल रिक्शा था, जो गरीबी और एक शोषण का प्रतीक जैसा लगने लगा था, उसको ई रिक्शे ने रिप्लेस कर दिया है। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है। इन चीजों को देखने और समझने की जरूरत है और बहुत सारी चीजें हैं जो बदली हैं
और आप आलोचक हैं, निंदक हैं, हेटर हैं, तो उसको भी करते रहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिल दिमाग खोलकर चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है। और नई संसद भवन के लिए हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार को ढेर सारा धन्यवाद। उन्होंने समय पर सही निर्णय लिया और इतने कम समय में इस शानदार काम को अंजाम दिया है। इसके लिए सबको बधाइयाँ। टाटा कंपनी को, जिसने इस काम को रिकॉर्ड समय में पूरा किया और इस बेहतरीन आगाज को हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है। आभार सभी को। एक आम नागरिक होने के नाते हमें धन्यवाद करना चाहिए। हर चीज के लिए हर समय दुखी रहना ये अच्छी बात और अच्छी आदत नहीं है। अच्छे बदलाव और अच्छी चीजों के लिए हम सबको आगे आना होगा। हाँ, एक बात मोदी निंदकों के लिए भी, वही मोदी हेटर्स जो हर बात में एक ही बात ले आते हैं कि देश के लिए सामने कितनी खराब स्थिति है और कितना सब कुछ बुरा हो रहा है, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के सामने संकट है। उनके साथ हमारी ढेर सारी सहानुभूति है। भाई, मोदी का महल तैयार हो गया जिसमें मोदी जी ही अकेले रहेंगे, तो भाई ये सब बकवास बंद करिए। हमारी संसद भवन है, हमारी प्रधानमंत्री का आवास है, सेंट्रल विस्टा है, और उसमें अभी उपराष्ट्रपति का आवास भी बन रहा है। नॉर्थ और साउथ जो सेक्रेटरीट हैं और जो ब्लॉक कहा जाता है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उसका भी निर्माण बहुत अच्छे से हो रहा है और बेहतर होगा। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ तो हो ही गया है। तो जिनको ईर्ष्या करना है, परेशान होना है, जलना है, जलते रहें, वो भी बहुत जरूरी है। और ऐसे ही ढेर सारी चर्चा करते रहें और प्रधानमंत्री जी की खूब निंदा करते रहिए, लेकिन चर्चा जरूर करते रहिए, क्योंकि आप सच्चे और असली प्रचारक हैं जो खबर में हर चीज को बनाए रखते हैं। और जब खबर की शुरुआत होती है तो खबर में और बहुत सारी खबरें निकल आती हैं। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।